नमस्कार। लीडरशिप एंड इट्स अप्रोचेस पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी में पार्ट 57 है ये। और पीजीटी कॉमर्स कोर्स में कंटिन्यूअसली लीडरशिप के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में लीडरशिप के टाइप्स, अप्रोचेस, मीनिंग को समझ करके, जान करके, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम इसमें देखेंगे। यह पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है सभी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हरियाणा या यूपी, राजस्थान या किसी भी स्टेट के हों, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या डीएस एसएसबी के हों, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये। इसको आसानी से आप सारे वीडियोस को अगर देख लेंगे तो पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लीडरशिप और इसकी अप्रोचेस। वैसे तो लीडरशिप का मतलब सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, इसलिए फैक्ट्स की जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं पीटर ड्रकर क्या कहते हैं लीडरशिप के बारे में। इनका मानना है द ओनली डेफिनेशन ऑफ द लीडर इज समवन हु हैज़ फॉलोअर्स। इनका मानना है कि लीडर जो है वो वही है जिसके फॉलोअर्स हों। थियो हेमन, इनका मानना है कि लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव, एक ऑफिसर, एक अधिशासी डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के वर्क को, ताकि वो चूज कर सकें, अटेन कर सकें स्पेसिफाइड गोल्स को। और ये एक मध्यस्थता करता है इंडिविजुअल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इस तरीके से ताकि दोनों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि जो संस्था है उसको भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उसके गोल अचीव हो जाएं, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उनको भी गोल अचीव हो जाए। लीडरशिप को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स इन अ मैनर टू डू व्हाट लीडर्स वांट देम टू डू। लीडरशिप इन्फ्लुएंस करना होता है दूसरों को इस तरीके से ताकि लीडर उन लोगों से वो करा पाए जो वो कराना चाहता है। इसके अलावा लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स और अदर मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लीडरशिप की स्टाइल्स, कर्ट लेविन ने डिफाइन किया है 3 बेसिक लीडरशिप की स्टाइल्स और ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। इसमें ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, इसको ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है ये लीडरशिप की वह स्टाइल है जिसमें लीडर पूरा शो स्वयं करता है, यानी कि हिमसेल्फ, जो वो चाहता है वही वो करता है, पूरा शो उसके इर्द गिर्द रहता है। ही गिव्स ऑर्डर, वो ऑर्डर देता है वर्कर्स को, और वर्कर्स हैव नो से इन मैनेजमेंट, और काम करने वालों का मैनेजमेंट में कोई से नहीं होता है, उनको ऑर्डर मानना पड़ता है और काम करना होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है, इसमें सेंटर में होती है लीडर के पास। सिंगल मैन डिसीजन रहता है। एम्प्लॉइज के बारे में रॉन्ग बिलीफ रहता है कि वो बेटर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेशन होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हैं क्विक और क्लियर डिसीजन रहते हैं इसमें, वर्क सेटिस्फैक्टरी रहता है, नेसेसरी होता है ये लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज के केस में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसमें मोटिवेशन नहीं रहता है एम्प्लॉइज को, एजिटेशन होता है एम्प्लॉइज की तरफ से, और पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टाइल है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसका मतलब होता है लीडरशिप का वह स्टाइल जिसमें लीडर कंसल्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट से, अपने अधीनस्थों से, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑपरेटिव रिलेशन रहते हैं, एम्प्लॉइज में बिलीव करते हैं ये, कम्युनिकेशन ओपन रहता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो हैं हाई मोरल, जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका मोरल, मनोबल ऊंचा रहता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट, इसमें एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स की ज़रूरत रहती है, डिसीजन डिले हो जाते हैं,
और मैनेजर्स के अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। थर्ड स्टाइल है लेसेस फेयर, इसको फ्री रेन लीडरशिप भी कहते हैं। इसका मतलब लीडरशिप की उस स्टाइल से होता है जिसमें लीडर कंप्लीट फ्रीडम देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि वो स्वयं डिसीजन लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबॉर्डिनेट में फुल फेथ रहता है मैनेजर का, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं जो अधीनस्थ होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं वो डिसीजन लेने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन रहता है, यानी कि जो अथॉरिटी है वो नीचे के पदों पर रहती है। इसमें सुपरवाइजरी या कंट्रोल जो होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, अपने पास होता है अधीनस्थों के। इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सबॉर्डिनेट्स का, मोटिवेशन हाई लेवल का बना रहता है, और ये किसी एंटरप्राइज के डेवलपमेंट और एक्सटेंशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कॉपरेशन में डिफिकल्टी आती है, और मैनेजरियल पोस्ट जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है इससे। ये सूटेबल रहता है केवल उस केस में जब एम्प्लॉइज हाईली एजुकेटेड हो। मेजर लीडरशिप थ्योरीज और अप्रोचेज, अब कुछ मुख्य लीडरशिप थ्योरीज के या अप्रोचेज के या मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत तरीके की थ्योरीज हैं, क्योंकि समय समय पे लीडरशिप के ऊपर इतनी ज़्यादा थ्योरीज आई हैं कि उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर भी जो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं उनको भी अलग अलग हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे रखे हैं: ट्रेट थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज, सिचुएशनल थ्योरीज, इम्प्लिसिट थ्योरीज। इसमें ट्रेट थ्योरीज में जो मेजर थ्योरीज हैं वो है ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरीज में आती हैं आयोवा लीडरशिप स्टडीज या ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज, मिशिगन लीडरशिप स्टाइल्स, द मैनेजरियल ग्रिड एंड लेकार्ट्स लीडरशिप प्रोसेस मॉडल। इसके अलावा सिचुएशनल थ्योरीज में आते हैं फीडलर्स कंटिजेंसी मॉडल, पाथगोल लीडरशिप थ्योरी, हर्शे एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इम्प्लिसिट थ्योरीज में आते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी, कैरिस्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरीज। इन सभी थ्योरीज को हम संक्षेप में और समझेंगे ताकि इनका जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप की। ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मानना होता है कि ग्रेट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, मतलब नेता जन्म से होते हैं, किसी को बनाया नहीं जा सकता है। इज द बेसिक बिलीफ, इसका ये बेसिक बिलीफ है। some people are born with necessary attributes that set them apart from others। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही कुछ खास एट्रीब्यूट्स यानी कि खास उनकी कुछ खूबियां होती हैं जिनको लेकर वो पैदा होते हैं, जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे लीडर्स जो होते हैं उनको लीडरशिप के लिए या मैनेजमेंट के लिए कोई पढ़ाई नहीं हुई है उनको, बल्कि उनको पैदाइशी कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो उनको औरों से आगे रख देती हैं। इसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं माओ जेडोंग, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एडोल्फ हिटलर, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, इस थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ है मेनली क्रेडिटेड टू, वो सबसे उसका क्रेडिट मिलता है, मतलब कौन थिंकर्स हैं जिनको माना जाता है कि उन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया। स्कॉटिश फिलोसोफर और हिस्टोरियन थॉमस कार्लाइल के नाम ये थ्योरी है। नेक्स्ट है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी या डिस्पोजिशनल थ्योरी, ये स्टडी है ह्यूमन पर्सनैलिटी की, यानी कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, ह्यूमन ट्रेट्स हैं, यानी कि लोगों की जो क्वालिटी होती है उसकी स्टडी इसमें की जाती है कि किसी पर्सन की जो पर्सनल क्वालिटी है, मान लो वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो कॉन्फिडेंट है, तो इन चीज़ों को इसमें देखा जाता है। ये आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, किसी की पर्सनैलिटी की खास जो क्वालिटीज़ हैं उनको, और डिस्टिंग्विश करती है लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स, यानी कि ये इस तरीके से लीडर्स और नॉन लीडर्स में अंतर कराती है कि भी ऐसे व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट हैं वो लीडर हो सकते हैं, लेकिन जो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो लीडर नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से इसमें जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, उनके आधार पर हम पहचान करते हैं लीडर की। नोटेबल ट्रेट बेस्ड थ्योरिस्ट, जो मुख्य ट्रेट बेस्ड थ्योरिस्ट हैं वो हैं थॉमस कार्लाइल और फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद है एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी जो है ये डिस्क्राइब करती है दो कॉन्ट्रास्टिंग सेट्स ऑफ एजम्पशंस, मतलब एक्स और वाई अलग अलग थ्योरीज हैं, एकदम एक दूसरे के ये विपरीत हैं।
थ्योरी एक्स कहती है कि पीपल डिसलाइक वर्क, लोग जो हैं वो काम को पसंद नहीं करते हैं, हैव लिटिल एम्बिशन एंड आर अनविलिंग टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि थ्योरी वाई इसके अपोजिट है, वो कहती है पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंजॉय द चैलेंज ऑफ वर्क। थ्योरी वाई जो है वो लोगों के लिए पॉजिटिव अप्रोच को दिखाती है कि जो लोग हैं वो बाई नेचर सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो काम करने में एंजॉय करते हैं। जबकि थ्योरी एक्स कहती है कि लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। 1960 में डगलस मैकग्रेगर जो हैं उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया, डेवलप किया। आयोवा लीडरशिप स्टडीज, यह स्टडी की गई यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में कार्ट लेविन के द्वारा, जो कि रिसर्चर थे यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में। अपने कुलीग्स के साथ इन्होंने इस थ्योरी पे काम किया, जो कि लिपिट और वाइट थे। दे स्टडीज, इन्होंने मिलकर के स्टडी की इम्पैक्ट ऑफ 3 लीडरशिप स्टाइल, 3 लीडरशिप स्टाइल्स के इम्पैक्ट की स्टडी की, देखा। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर। डेमोक्रेटिक को पाया गया कि ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टाइल है एक लीडर की। ऑटोक्रेटिक लीडर्स के बारे में उन्होंने स्टडी की तो पाया कि ये रिवॉल्यूशन को जन्म देता है। और लेसेस फेयर अप्रोच के तहत उन्होंने पाया कि लोग कोहेरेंट नहीं थे अपने वर्क से, दे डिड नॉट पुट इन द एनर्जी, उन्होंने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से नहीं रखा काम करने में जब उनको काम मिला। नेक्स्ट है ओहियो स्टेट लीडरशिप स्टडीज। यह एक सीरीज ऑफ स्टडीज की एक सीरीज थी लीडरशिप के बारे में, जो कि की गई ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में 1945 में। इसका मकसद था कि आइडेंटिफाई करना ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ लीडर्स के बिहेवियर को नोट करना, ना कि ट्रेड्स पे फोकस करना। यानी कि लीडर्स के जो ट्रेट है, उनकी क्वालिटीज, उन पे ध्यान ना दे करके लीडर्स के बिहेवियर को फोकस किया गया। इसमें रिसर्च बेस्ड थी ऑन क्वेश्चनेयर्स टू लीडर्स एंड सबऑर्डिनेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इस रिसर्च में कुछ क्वेश्चनेयर तैयार किए गए और वो लीडर्स के लिए थे, यानी कि लीडर से क्वेश्चन पूछे जाने थे और सबऑर्डिनेट से। कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर आर 2 डायमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर। इसमें पाया गया कि एक लीडर बिहेवियर के 2 मेन डायमेंशन है, एक है कंसिडरेशन, दूसरा इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। जो कंसिडरेशन बिहेवियर है वो लोगों पे फोकस करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए, और जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर होता है किसी लीडर का, वो फोकस करता है टास्क पे, यानी कि वो टास्क ओरिएंटेड लीडर होता है, वो काम पे फोकस करता है। नेक्स्ट है मिशिगन लीडरशिप स्टाइल्स। मिशिगन लीडरशिप स्टडीज है ये। मिशिगन लीडरशिप स्टडीज परफॉर्म की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 1950 में रेंसिस लिकर्ट के द्वारा। इस थ्योरी का मकसद भी था कि यह स्टडी करना कि जो लीडरशिप स्टाइल्स के मुख्य टाइप्स या प्रिंसिपल्स जो कि लीड करते हो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और एनहेंस्ड जॉब सेटिस्फैक्शन वर्कर्स के बीच में। यानी कि ये देखना कि लीडर्स की ऐसी स्टाइल्स की पहचान करना जो प्रोडक्टिविटी भी ग्रेटर कर पाएं और जो वर्कर्स हैं उनमें सेटिस्फैक्शन भी बढ़ा पाएं। स्टडीज आइडेंटिफाइड 2 ब्रॉड लीडरशिप स्टाइल। इसमें भी 2 लीडरशिप स्टाइल्स को स्टडी किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, पाया गया स्टडी करने के बाद। इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, यानी कि एम्प्लॉय के प्रति फोकस, एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि प्रोडक्शन के प्रति फोकस। दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड, साथ ही साथ इन्होंने 3 क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी पहचान की इफेक्टिव लीडर्स के बारे में। टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इन स्टडीज का जो कंक्लूजन था वह यह था कि एक एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, यानी कि एम्प्लॉय के प्रति सोच रखना, फोकस रखना एम्प्लॉय के बेटरमेंट के प्रति, उसके सेटिस्फैक्शन के प्रति, कपल्ड विद जनरल सुपरविजन, जिसमें जनरल सुपरविजन भी किया जाए, उससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दरअसल ये जितनी भी थ्योरीज हैं इनमें एक थ्योरी पे अगर स्टडी किया जाए तो काफी लंबा वक्त लगता है उसको पूरी तरह से समझने के लिए, लेकिन इसमें मैंने जो यहाँ पे रखा है वो टू द पॉइंट उन चीजों को रखा है जो हमारे काम की हैं, जो सिलेबस में हमें मदद कर सकती हैं। ऐसे भी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट ही क्वालिफाई करना है, तो सिलेबस अपने आप में अथाह है। और खास तौर पे कॉमर्स में, क्योंकि इसमें तो इतने सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता हम कितने, इकोनॉमिक्स भी कितना आगे चली जाती है, स्टेट में भी कुछ भी पूछा जा सकता है, हालांकि स्टेट में उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड तो जितने भी सब्जेक्ट हैं इनमें कोई था नहीं कहाँ तक पूछा जा सकता है। तो अगर आप पूरा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कोई भी आप बेटर कमांड नहीं
कर पाएंगे, क्योंकि एक कहावत होती है कि कंट्रोलिंग एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग नथिंग, सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में रहे। तो इसलिए हमें फोकस करना मेजर चीजों पे, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको शामिल किया है जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जानना है उसके मीनिंग के बारे में भी कि वो है क्या। मैनेजरियल ग्रेड या लीडरशिप ग्रेड, इसको मैनेजरियल ग्रेड को लीडरशिप ग्रेड भी कहा जाता है। मैनेजरियल ग्रेड मॉडल 1964 में डेवलप किया गया था रॉबर्ट आर ब्लैक एंड जेन मॉर्टन के द्वारा। दिस मॉडल ओरिजिनली आइडेंटिफाइड 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। यह जो मॉडल है ये एक लीडर की 5 डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करता है बेस्ड ऑन कंसर्न फॉर पीपल, लोगों के प्रति कंसर्न, एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न या फोकस। इसमें जो 5 लीडर की अलग अलग खासियत हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला एक लीडरशिप का टाइप हो सकता है, यानी कि ये जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला जो एक्सेस है इस पे लिया गया मैनेजरियल ग्रेड में कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न। जैसे हम इस स्केल पे यहाँ तक आएंगे तो कंसर्न हाई हो जाएगा, 9 मतलब सबसे ज्यादा कंसर्न है प्रोडक्शन के प्रति मैनेजर, 1 पे देखेंगे तो सबसे कम कंसर्न है। ठीक ऐसे ही 1 to 9 इस एक्सेस पे जब देखेंगे तो यहाँ पे ये कंसर्न फॉर पीपल है, लोगों के प्रति कंसर्न। 9 पे पहुंच जाएंगे तो हाई कंसर्न हो गया लोगों के प्रति, मतलब बहुत ज्यादा चिंता है इनको लोगों के वेलफेयर की, और 1 पे रहेंगे तो बहुत कम चिंता है लोगों की। अब इसमें ये 5 स्टाइल जो हो सकती हैं। एम्पावरिज्ड मैनेजमेंट, इस केस में क्या होता है कि 1-1 है दोनों ही चीजें, यानी कि यहाँ पे 1-1 है दोनों ही। लो यानी कि ये जो मैनेजर है एम्पावरिज्ड टाइप की जो मैनेजमेंट है, इसमें प्रोडक्शन के प्रति भी और लोगों के प्रति भी इनका जो फोकस है वो काफी कम है। इसके बाद टास्क मैनेजमेंट जो होता है, इसमें क्या है कि टास्क यानी कि काम के प्रति जो फोकस है वो काफी ज्यादा है, 9 है, टॉप पे है, जबकि जो कंसर्न है लोगों के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति, वो 1 है, बहुत कम है, 9-1। ये है नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है 1-9, यानी कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो 9 है ये यहाँ पे दिखा रहा है हाई कंसर्न है लोगों के प्रति, यानी कि जो 1-9 टाइप के लीडर्स होते हैं ये लोगों के प्रति तो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं उनके वेलफेयर के प्रति, लेकिन प्रोडक्शन के प्रति बहुत कम ये फोकस रखते हैं, 1 है इनका। टीम 9 ये टीम मैनेजमेंट होता है, यानी कि लोगों के प्रति भी वो 9 पे रहते हैं और प्रोडक्शन के प्रति भी 9 पे रहते हैं, यानी कि हाई कंसर्न रहता है लोगों के लिए और हाई कंसर्न रहता है प्रोडक्शन के लिए। और एक मिडिल रास्ता होता है, बीच का रास्ता। इसमें क्या होता है कि एक मैनेजर मिडिल ऑफ द रोड होता है, यानी कि वो लोगों के प्रति भी मिड वे में, यानी कि 5 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आधा ही कंसर्न उनको लोगों के रहता है और उतना ही बैलेंस्ड आधा कंसर्न ही वो प्रोडक्शन के प्रति भी रखते हैं। नेक्स्ट आता है लिकर्ट्स लीडरशिप प्रोसेस मॉडल। यह मॉडल रेंसिस लिकर्ट और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने स्टडी किया। इसमें इन्होंने लीडर्स की अलग अलग पैटर्न्स और स्टाइल को स्टडी किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन यूएसए में, और आइडेंटिफाई किया, पहचान की एक 4-फोल्ड मॉडल ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स की। 4 अलग अलग सिस्टम्स को उन्होंने पाया। ये सिस्टम भी क्या है कि ये भी लीडर की स्टाइल्स ही हैं। जैसे सिस्टम 1 में इन्होंने कहा कि ऐसे लीडर्स जो एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव होते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव कौन से लीडर्स होते हैं, जहां पे जिनके इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उन लोगों के पास होती है जो अपर एक्लन्स ऑफ द हायरार्की होते हैं, यानी कि जो टॉप पोजीशंस पे मैनेजर्स बैठे होते हैं उनके हाथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सुपीरियर हैज नो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड सबॉर्डिनेट्स में, अधीनस्थों में सुपीरियर का कोई ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं होता है। डिसीजन इम्पोज किए जाते हैं सबॉर्डिनेट्स पे और वो फ्री फील नहीं करते हैं उन काम को करने में। टीम वर्क या कम्युनिकेशन बहुत कम पाया जाता है और मोटिवेशन जो होता है वो थ्रेट्स पे बेस्ड होता है, काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप है सिस्टम 2 में बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव ये भी हैं, लेकिन ये क्या है थोड़े से बेनेवोलेंट हैं, दयालु हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजरियल लेवल्स पे ही रहती है, टॉप लेवल्स पे ही रहती है। सुपीरियर जो होते हैं एज कंडेसेंडिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबॉर्डिनेट, यानी कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जैसा होता है। सबॉर्डिनेट डू नॉट फील फ्री टू डिस्कस थिंग्स अबाउट द जॉब विद द सुपीरियर। सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो सुपीरियर से हर चीज फ्रीली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसमें भी
टीम वर्क या कम्युनिकेशन काफी लिटिल होता है, और मोटिवेशन होता है सिस्टम्स ऑफ रिवार्ड पे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि रिवार्ड बेस्ड रहता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव में, कि भी वो रिवार्ड देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, आप अच्छा काम करो तो आपको रिवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव के केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी स्प्रेड रहती है, यानी कि फैली होती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जैसी पोजीशन वैसी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। सुपीरियर हैज सब्सटेंशियल, सुपीरियर के पास सब्सटेंशियल पर्याप्त मात्रा में कॉन्फिडेंस रखता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स में। सम अमाउंट ऑफ डिस्कशन अबाउट जॉब रिलेटेड थिंग्स टेक प्लेस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कुछ डिस्कशन होता है काम से रिलेटेड। और यहाँ पे फेयर अमाउंट ऑफ टीम वर्क बना रहता है, यानी कि उचित टीम वर्क भी रहता है, कम्युनिकेशन भी रहता है लोगों के बीच में, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली यानी कि वो ऊपर से नीचे भी कम्युनिकेशन होता है, और बराबर की जो पोजीशंस हैं उन पे भी कम्युनिकेशन होता है। मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड इन्वॉल्वमेंट इन द जॉब, और जो मोटिवेशन रहता है वो रिवार्ड और इन्वॉल्वमेंट जॉब में इनके बेस्ड पे रहता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए पूरी संस्था में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में रहती है, यानी कि जैसा पद वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाता है जो सुपीरियर रखता है अपने सबॉर्डिनेट्स में। हाई लेवल ऑफ टीम वर्क मिलता है, कम्युनिकेशन मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है, सब कुछ इस पे हाई लेवल का रहता है। बेस्ट सिचुएशन मानी जाती है लीडरशिप की। नेक्स्ट है फीडलर्स कंटिजेंसी मॉडल। अब ये फीडलर का जो कंटिजेंसी मॉडल है ये क्या कहता है। फीडलर कंटिजेंसी मॉडल क्रिएट हुआ था मिड 1960 में फ्रेड फीडलर के द्वारा, जिन्होंने स्टडी की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर्स की पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने स्टडी किया, उनके बेस्ड पे अपना मॉडल बनाया। यह मॉडल स्टेट करता है कि कोई नो वन बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की कोई भी ऐसी स्टाइल नहीं है जिसको हम बेस्ट मान लें। इनका मानना है कि एक लीडर्स इफेक्टिवनेस इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक लीडर कितना इफेक्टिव है। नेक्स्ट है पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी। पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी जो है ये डेवलप की गई अमेरिकन मैनेजमेंट गुरु और एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लीडरशिप रॉबर्ट जे हाउस और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपर्ट टेरेंस आर मिशेल के द्वारा संयुक्त रूप से। इस थ्योरी के अनुसार इफेक्टिव लीडर्स अपने एम्प्लॉइज को देते हैं क्लियर पाथ, सीधा रास्ता दिखाते हैं। दे मस्ट फॉलो टू अचीव देयर गोल्स, कि ये रास्ता उनको तय करना है अपने एम्प्लॉइज को गोल अचीव करने के लिए। थ्योरी प्रोवाइड करती है वैसे तरीके वैसे वेज लीडर्स के लिए कि वो एनकरेज करें और सपोर्ट करें अपने एम्प्लॉइज को गोल्स को अचीव करने में। पाथ गोल मॉडल थ्योरी जो है ये बेस्ड करता है, पाथ गोल मॉडल या थ्योरी जो है ये बेस करता है स्पेसिफाइंग लीडर स्टाइल और बिहेवियर, एक लीडर के स्टाइल या बिहेवियर पे जो सबसे ज्यादा फिट हो, यानी कि सूट करता हो एम्प्लॉइज को वर्क एनवायरनमेंट में उनके गोल्स को अचीव कराने के प्रति। पाथ गोल थ्योरी आइडेंटिफाई करती है 4 लीडरशिप स्टाइल्स को। डायरेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करती है क्लियर गाइडलाइंस प्रोसेस के बारे में, यानी कि किस तरीके से काम करना है। सपोर्टिव लीडरशिप, इसमें अटेंशन होता है नीड्स एंड वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज की जो नीड है या वेलबींग है उनके प्रति अटेंशन। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप में फोर्स किया जाता है टू डिस्प्ले एक्सीलेंट वर्क अचीवमेंट किए जाएं और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट किया जाए। और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसमें ओपन टू कंसल्टेशन एंड डिस्कशन और कंसल्टेशन के लिए लीडर्स हमेशा ओपन रहते हैं एम्प्लॉइज से। नेक्स्ट है हार्से एंड ब्लैंचार्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। पॉल हार्से और केन ब्लैंचार्ड ने सबसे पहले पब्लिश किया सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल को अपने बुक में, और वो बुक थी मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज 1982 में। यह मॉडल सजेस्ट करता है कि कोई सिंगल लीडरशिप स्टाइल बेटर नहीं है किसी दूसरे से, यानी कि एक दूसरे से बेटर नहीं है। द लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल, बल्कि जो लीडर्स हैं वो एडजस्ट करते हैं अपनी स्टाइल्स को टू दोज दे लीड एंड देयर एबिलिटीज, उन लोगों के हिसाब से जिनको वो लीड कर रहे हैं और उनकी एबिलिटी के हिसाब से लीडर्स जो होते हैं वो अपनी स्टाइल्स को एडजस्ट करते हैं। इस मॉडल के अनुसार ये 4 टाइप के जो लीडरशिप स्टाइल हैं इनके अनुसार लीडर्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं लोगों को देखते हुए, अपने सबॉर्डिनेट को देखते हुए। टेलिंग, इस टाइप के जो लीडर होते हैं वो गिव्स प्रेसाइज फर्म इंस्ट्रक्शंस एंड डेडलाइंस एंड क्लोजली मॉनिटर प्रोग्रेस को क्लोजली देखते हैं और अपने सबॉर्डिनेट को प्रेसाइज यानी कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और डेडलाइन देते हैं।
सेलिंग, इस टाइप के जो लीडर्स होते हैं इसमें लीडर एक्सप्लेन करता है गोल्स, टास्क, मेथड और रीजंस और हमेशा अवेलेबल रहता है सपोर्ट करने के लिए। पार्टिसिपेटिंग टाइप के जो लीडर्स होते हैं ये लीडर्स जो होते हैं ये वर्क करते हैं फॉलोअर्स के साथ, इन्वॉल्व रहते हैं ग्रुप में, सीक्स इनपुट एंड एनकरेज एफर्ट्स। डेलीगेटिंग, लीडर गिव्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज में लीडर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है अपने फॉलोअर्स को कि वो सेट करें अपने गोल, प्लान करें और एग्जीक्यूट करें उनको। नेक्स्ट है एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल एक्सप्लेन करता है या इंडिविजुअल्स एक्सप्लेन करते हैं कॉजेज ऑफ बिहेवियर इन इवेंट, यानी कि कोई खास बिहेवियर या किसी इवेंट के कारण क्या हैं इसको एक्सप्लेन किया जाता है। हेडर 1958 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रपोज किया साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन, लेकिन वीनर और उनके कलीग्स ने डेवलप किया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क that has become a major research paradigm of social psychology. Attribution theory concerned है कि how ordinary people explain the causes of behavior in events, कि कैसे सामान्य लोग behavior और events का जो cause है उसको explain करते हैं। Attribution theory एक attempt करता है यानी कि एक प्रयास है to explain some of the causes of your behavior, आपके behavior के causes क्या है उनको explain करने का। Attribution theory important है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्योंकि ये हेल्प करता है मैनेजर्स को यह समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि एम्प्लॉय बिहेवियर के कारण क्या हैं, और इस प्रकार ये असिस्ट करता है एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड करने में उनकी थिंकिंग के बारे में और उनके स्वयं के बिहेवियर के बारे में, जिससे उनके बिहेवियर को सुधारा जा सके। नेक्स्ट है कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी जो है वो एक लीडर के करिश्मा के ऊपर फोकस्ड है। अकॉर्डिंग टू वेबर के अनुसार जो करिश्मा टर्म है एंशिएंट ग्रीस में यूज की जाती थी एक गिफ्ट के लिए जो कि सिंबल है मिथोलॉजी और रिलीजन का, जो जस्टिफाई करता है कि हैपनिंग्स विद नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी कि कुछ ऐसा हो जाना जिसका हमारे पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेन नहीं होता है उसको हम मिथोलॉजी और रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं कि ये तो एक करिश्मा है और एक गिफ्ट की तरह है। कैरिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पावर, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होना चाहिए उनको इन देयर ओन बिलीफ्स एंड आइडियल्स, यानी कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं उनका अपना सेल्फ कन्विक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है, अपने बिलीफ्स होते हैं और आइडियल्स होते हैं जो काफी मजबूत रहते हैं और लोग उनको देख करके प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकस करती है कि लीडर्स एकम्प्लिश करते हैं, मतलब क्या प्राप्त करते हैं, क्या एकम्प्लिश कर सकते हैं, रादर देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉलोअर रिएक्शंस, ना कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इंस्पायर करता है लोगों को और किसी एग्जाम्पल के द्वारा उनको लीड करता है। वो बिलीव करता है कि टीम मेंबर्स कैन ट्रांसफॉर्म, टीम मेंबर जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं एंड इवोल्व टू बिकम बेटर एज इंडिविजुअल्स, और वो बेटर इंडिविजुअल बन सकते हैं एंड रीच हायर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे जो कैरिस्मेटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं ये लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है कि जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो अपने आप को मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार करते हैं, फोकस करते हैं और लोग उन पे यकीन करते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर लोगों पे यकीन करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो और उनको प्रेरित करते हैं। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वही हो सकता है जो स्वयं में कैरिस्मेटिक लीडर हो, क्योंकि लोगों में विश्वास वही जगा सकता है जिस पे लोग विश्वास करने लग जाएं। Charisma is necessary requirement for transformational leaders. All transformational leaders are charismatic. जितने भी transformational leader हैं वो charismatic होते हैं, but not all charismatic leaders are transformational. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो charismatic leaders होते हैं वो transformational हों। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि हिटलर। अब हिटलर जो थे वो कैरिस्मेटिक लीडर थे, यानी कि लोग उन पर यकीन करते थे कि कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, और हिटलर भी स्वयं अपने में यकीन करता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन गांधी जी के अगर हम एग्जांपल लें तो गांधी जी एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे, क्योंकि वो लोगों को यकीन दिलाते थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर इकट्ठे हो जाओगे तो। ये एग्जाम्पल है दोनों में, गांधी जी जो थे ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की कैटेगरी में आते हैं और हिटलर जो है ये कैरिस्मेटिक लीडर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल लीडरशिप। फंक्शनल लीडरशिप दरअसल ये कोई एक टाइप नहीं है बल्कि ये एक ग्रुप है जिसमें फंक्शनल लीडरशिप में जो मेजर टाइप्स हैं वो जॉन एडियर का एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप या कोजेस एंड पॉजनर का 5 लीडरशिप प्रैक्टिसेस आते हैं। फंक्शनल लीडरशिप क्या है? ये लीडरशिप का वह स्टाइल है जो फोकस करता है
ऑन व्हाट द लीडर हैज टू डू, कि लीडर को करना क्या है इस पे फोकस करता है, उसके काम पे, फंक्शन पे फोकस करता है सक्सेस को अचीव करने के लिए। इसमें जॉन एडियर्स एक्शन सेंटर्ड लीडरशिप जो है वो 3 एरियाज पे फोकस करता है, टास्क, टीम और इंडिविजुअल। टास्क यानी कि क्या टास्क है उनका, उस पर फोकस करना, टीम यानी कि टीम बिल्डिंग करना, और इंडिविजुअल यानी कि एम्प्लॉय के को सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना। कोजेसन पोजनर का 5 लीडरशिप जो प्रैक्टिसेस हैं, ये एक लीडर की 5 प्रैक्टिसेस पे फोकस करता है, जिसमें चैलेंजिंग द प्रोसेस, इंस्पायरिंग ए शेयर्ड विजन, एनेबलिंग अदर्स टू एक्ट, मॉडलिंग द वे एंड एनकरेजिंग द हार्ट। तो ये इनके 5 प्रैक्टिसेस हैं एक लीडर की, जिन पे वो फोकस करे तो बेटर अचीव कर सकते हैं। हमने काफ़ी बड़े टॉपिक को बहुत कम टाइम में पढ़ने की कोशिश करी। हो सकता है कुछ जल्दी में हुआ है तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उसको दोबारा से पॉज करके देख सकते हैं और कंटेंट को पढ़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने बताया था आज के वीडियो में स्टार्टिंग में कि आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे लोगों का सुझाव आ रहा था कि भी कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए टॉपिक के साथ में। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। जैसा ये क्वेश्चन है पहला, फ्री रेंज लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, ये आया हुआ है DSSSB के PGT एग्जाम में, नवंबर 2014 में हुआ था। इसमें पूछा था इसके बारे में, फ्री रेंज लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज। तो अब मेरे ख्याल से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद। इसको लेसेस फेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजरियल ग्रिड स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय, यह नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया हुआ है सितंबर 19 में, और इसका जो सही जवाब है कि मैनेजरियल ग्रिड स्टाइल लीडरशिप की किसने दी थी, तो ये दी थी रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन मॉर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है DSSB जुलाई 2018 मेल में आया हुआ है। What is the style of leadership called whereby the leader assumes all the power and loves to dictate and followers as all the decisions are centralized? ये कौन सा स्टाइल है लीडरशिप का जिसमें लीडर सारी पावर अपने पास रख लेता है और डिक्टेट करता है फॉलोअर्स को काम करने के लिए, क्योंकि सारी पावर और डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो सब सेंट्रलाइज्ड होती है उसके पास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द मैनेजमेंट ग्रिड एज ए टूल ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, तो यह क्वेश्चन भी आया हुआ है DSSSB मेल जुलाई 2018 में। किसने डेवलप किया मैनेजमेंट ग्रिड एज ए टूल परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन के लिए, तो मैनेजमेंट ग्रिड किसने डेवलप किया, इसका जो सही जवाब है, इसमें ये ऑप्शंस थोड़े गलत हो गए हैं, इसका सही जवाब है रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन मॉर्टन। वही क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आया हुआ है DSSSB में जून 15 में। द फंक्शनल अप्रोच टू लीडरशिप एम्फेसाइजेज दैट, जो फंक्शनल अप्रोच है लीडरशिप का वो इसमें से किस पे एम्फेसाइज करता है। दरअसल इसमें ये जो ए और बी ऑप्शन है, वेरियस फंक्शन ऑफ द लीडरशिप कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, या लीडरशिप रिजाइड्स इन ए पर्टिकुलर पर्सन एंड नॉट इन द फंक्शन, तो ये दोनों ही ना हो करके इसमें जो सही जवाब है वो डी है, क्योंकि अभी फंक्शनल अप्रोच के बारे में हमने जाना था कि लीडरशिप के जो फंक्शंस हैं उन पर फोकस करती है, और ये जो दोनों स्टेटमेंट में ये इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट है, लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न, यह नोशन लीडरशिप के कौन से टाइप में आता है। लीडरशिप क्वालिटीज इनबॉर्न होती हैं, यह भी आया हुआ है DSSSB में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप में। नेक्स्ट है, इन डैश इन फैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल, यानी कि इस केस में वास्तव में कोई लीडरशिप नहीं होती है, यह भी आया हुआ है DSSSB जून 2015 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्री रेंज। और डैश लीडर डज नॉट हैव एनी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट, इस टाइप का लीडर अपने सबॉर्डिनेट में कोई ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस नहीं रखता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एक्सप्लॉयटेटिव। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा लीडरशिप और इसके अप्रोचेस से रिलेटेड। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने विचार भी आप कमेंट के माध्यम से, अपने सजेशंस भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।